द पॉइंट इज दैट कि हमारा मार्जिन कम है, हम लो मार्जिन पे करना चाहते हैं। जैसे आज टाटा ग्रुप है, टाटा ग्रुप ने जूडियो करके अपने कपड़ों के आउटलेट्स खोले। ऐसा नहीं है वो जूडियो समाज सेवा के लिए, जूडियो कमा रहा है बट वो कम कमा रहा है। तो हमारे थ्रू अगर कोई दूसरा भी अपना सस्ता कर देता है तो फायदा किसको हो रहा है? एंड यूजर को। न्यूज 81 आज इस ऐसी शख्सियत के साथ आपको रूबरू कराने वाला है जिनका नाम है ईशान गोयल। उम्र कहते हैं कि टैलेंट की मोहताज नहीं होती, और आज जिस तरीके से ये अपने बिजनेस को डेवलप कर रहे हैं वो अपने आप में बेहद खास है। और इनसे जान लेते हैं कि इनका जो बिजनेस है वो कैसे डेवलप हुआ जब से डिजिटलाइजेशन जो है शुरू हुआ है। बहुत बहुत स्वागत है आपका यंग भारत वर्ल्ड में। आपने मुझे बताया कि जैसे आपने बिजनेस एस्टेब्लिश किया कई साल पहले, आप एक मैन्युफैक्चरर थे, तो अब इसमें आपने बिजनेस को कैसे डेवलप करा है? नमस्कार सभी व्यूअर्स को। बेसिकली हम इस इंडस्ट्री में वी आर इनटू प्लास्टिक इंडस्ट्री, जो नहीं जानते तो हम एज अ मैन्युफैक्चरर आए थे। वी यूज्ड टू मैन्युफैक्चर प्लास्टिक कंटेनर्स, बट जब हम आए तो हमें बड़े, सिंस वी वर न्यू कमर्स, वी आर फर्स्ट जनरेशन इन दिस, तो जो बड़े मैन्युफैक्चरर्स, पुराने एस्टैब्लिश मैन्युफैक्चरर्स थे, उनको कम्पीट करते हुए हमें दिक्कत महसूस हुई, क्योंकि उन लोग की जो बाइंग पावर थी, जो कॉस्टिंग थी, वो हमसे बेटर थी। तो जब हम इस की दौड़ में निकले कि कैसे इनको सस्ता मिल रहा है रॉ मटेरियल या वो, तो हमने जाना कि बाहर से कुछ रॉ मटेरियल इम्पोर्टेड आता है, जिसकी वजह से इन लोग की रॉ मटेरियल कॉस्ट, फिनिश गुड की कॉस्ट बेटर प्राइस पे होती है। फिर हमने ये महसूस किया कि जो दिक्कत हमें आ रही है वो दिक्कत और भी मैन्युफैक्चरर्स को आ रही होगी, कि वो बड़े मैन्युफैक्चरर्स को कम्पीट करने में उनको समस्या आती होगी। तो हमने इसको छोटा विजन ना रखते हुए, एक सेल्फिश विजन ना रखते हुए कि सिर्फ हम अपने आप को बेनिफिट करें बाहर से मटेरियल लाकर, हमने सोचा कि जो और भी मैन्युफैक्चरर्स हैं उन लोग को भी इसका बेनिफिट मिले। एंड वी स्टार्टेड इम्पोर्टिंग रॉ मटेरियल्स एंड वी डेवलप्ड अ डिस्ट्रीब्यूटिंग बेस इन इंडिया। करंटली वी आर बेस्ड इन दिल्ली, कैलकाटा, गुजरात एंड मुंबई। तो हमारा पर्पज़ इस वक्त ये है कि जो भी मैन्युफैक्चरर्स है स्मॉल स्केल का, मीडियम स्केल का, उसको फिनिश गुड प्रोडक्ट्स बनाने में उसकी कॉस्टिंग सस्ते से सस्ती आए। उसके लिए हम अब एक और प्लेटफॉर्म, जैसे मैंने आपसे जिक्र किया, हम अपनी एक मोबाइल एप्लीकेशन लाने वाले, जो आपने डिजिटाइजेशन की बात करी, कि हम Tier 2, Tier 3 सिटीज़, Tier 1 सिटीज़, सबको एक ही वन नेशन वन प्राइस जैसे होता है ना, कि सबके लिए, चाहे वो छोटा हो, मीडियम हो, बड़ा हो, बहुत बड़ा हो, उसकी रॉ मटेरियल की जो परचेज की कॉस्ट है वो सेम हो, तभी वो compete कर पाएंगे आपस में। मुझे ऐसा लगता है। उसके लिए हम एक मोबाइल एप्लीकेशन ला रहे हैं। उसमें अगर आपको कोई भी प्लास्टिक रॉ मटेरियल खरीदना है, यू जस्ट हैव टू सर्च। आपने सर्च किया, आपको प्राइस मिल गया, रियल टाइम प्राइस, काइंड ऑफ जैसे एक सेंसेक्स होता है ना, कि आपको पता है कि टाटा का शेयर इतने का है, आप कहीं मर्जी से ले, चाहे आप टाटा का 1 शेयर खरीदो, चाहे 100 शेयर खरीदो, प्राइस एक ही होता है ना। तो अभी तक हमारे इस इंडस्ट्री में क्या सिस्टम चलता था कि अगर आप ज़्यादा बल्क बाइंग कर रहे हैं तो आपको सस्ता मिल रहा है, आप स्मॉल बाइंग कर रहे हैं तो आपको महंगा मिल रहा है। हम उसको पारदर्शिता को लाते हुए कि चाहे आप छोटी क्वांटिटी ले, चाहे बड़ी क्वांटिटी ले, आपको सेम ही प्राइस मिलेगा। और ऐप लाने का मकसद क्या है? ट्रांसपेरेंसी। ऐसा नहीं है मैं आपको इतने में बेच रहा हूँ, इनको इतने में बेच रहा हूँ, कि मुझे पता है यार इसकी अप्रोच तो 4 ही ट्रेडर तक है, इसकी अप्रोच 10 ट्रेडर तक है, तो हो और इसकी अप्रोच 100। हमारे लिए सब बराबर है। हम पर्सनली ये चाहते हैं कि छोटे मैन्युफैक्चरर हो, बड़ा मैन्युफैक्चरर हो, मीडियम मैन्युफैक्चरर हो, उसकी प्राइसिंग सेम होगी, तभी वो कम्पीट कर पाएंगे आपस में। और मतलब यही हमारा बेसिकली डिजिटाइजेशन से हम एक ऐप लाके हम प्राइसिंग सबके लिए सेम करना चाह रहे हैं। एप्लीकेशन पे भी मैं आऊँगी, ज़रूर आऊँगी, और आपने जितनी डेप्थ में बताया है। लेकिन मेरे दिमाग में एक सवाल ये भी है कि हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं PM मोदी, वो हमेशा जो है मेक इन इंडिया को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं, और ये किसी से भी नहीं छुपाए कि जो चाइना के प्रोडक्ट्स होते हैं वो इंडियन प्रोडक्ट से काफ़ी ज़्यादा मतलब उनमें वैल्यू करती है, उनकी प्राइजेस में बहुत वेरी करता है। तो ऐसे में क्या आपने इस दिमाग को, आइडियोलॉजी को सोचकर जो है इस तरह का कदम उठाया? बिल्कुल,
मैंने जैसा आपको बताया था अभी हम बैठे थे जब कि चाइना के जो कंटेनर्स आ रहे थे प्लास्टिक कंटेनर्स, या आज की डेट में भी जो चाइना से टॉयज़ आते हैं, कुछ बहुत सारे प्रोडक्ट्स पहले आ रहे थे, आप देखिए कि मेक इन इंडिया आने के बाद वो कम हुआ है। उसका रीज़न ही है कि जैसे हमने एक कदम उठाया कि प्लास्टिक रॉ मटेरियल की अगर कॉस्ट कम हो जाएगी तो फिनिश्ड गुड की कॉस्ट कम हो जाएगी, और फिनिश्ड गुड की कॉस्ट कम हो जाएगी तो लोग इंपोर्ट ही नहीं करेंगे चाइना से। आज बाहर से आ क्यों रहा है? क्योंकि लोग क्या करते हैं जी, बाहर से सस्ता मिल रहा है। जब बाहर से सस्ता मिलना बंद हो जाएगा या इंडिया का प्राइस और चाइना का प्राइस सेम हो जाएगा तो लोग बाहर से क्यों मंगाएंगे? बाहर से उसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स है। अगर आप इंपोर्ट कम कर देते हैं बाहर से तो जो आपका फिस्कल डेफिसिट होता है उस पर बहुत मेजर इम्पैक्ट पड़ता है। इंडिया का रुपया इंडिया में रहता है, जब इंडिया का रुपया बाहर जाता है तो उसके लिए हमें डॉलर परचेज करना पड़ता है। जो आज आप देख रहे हैं ना कि 1947 में $1 और $1 बराबर होता था, आज $1 इज इक्वल टू 83 रुपीज़। उसका कारण ही है फिस्कल डेफिसिट। इंडिया का इम्पोर्ट पे बहुत ज़्यादा निर्भर हो गया इंडिया और एक्सपोर्ट कम करने लगा। रॉ मटेरियल अगर हम सेम प्राइस कर रहे हैं तो उसका मकसद ही ये है कि प्राइस कम कर रहे हैं कि एक तो इंपोर्ट होना बंद हो जाए, एक तो ये बेनिफिट हो गया, प्लस जब प्राइस सस्ता होगा तो एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, तो उसका डबल बेनिफिट है। जब आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो आप इंडिया का रुपया बाहर भेज रहे हैं, मतलब आप बाहर से डॉलर ला रहे हैं। आप समझ रहे हैं, अभी तो आप डॉलर भेज रहे हैं इंपोर्ट करने के लिए, एक्सपोर्ट के लिए आप डॉलर ला रहे हैं। उससे फिस्कल डेफिसिट कम होने से अगर डॉलर की वैल्यू इंडियन रुपीस के लिए कम हो जाएगी, अगर $1 आज कम हो जाएगा तो कितनी चीज़ें सस्ती हो जाएंगी। ऑयल जो है वो डॉलर बेस्ड है। आज आप जितना भी पेट्रोल अगर आज $100 लीटर है, अगर यही डॉलर अगर आज $50 का डॉलर हो जाए तो $100 का लीटर का तेल $50 रह जाएगा। तो ये एक मेजर मतलब छोटी छोटी चीज़ें जो अगर इनको ध्यान से देखा जाए तो इनका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। हम आज दिल्ली में NSP में बैठ के शायद हमें लग रहा है हम एक छोटा इम्पैक्ट कर रहे हैं, बट हम जैसे अगर और लोग ये छोटे छोटे इम्पैक्ट डालने लग जाए तो ये मिलके एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। जैसे आपने अभी यंग इंडिया का बताया, जैसे यंग इंडिया का आपने बताया कि मतलब अगर आप मतलब जो मैं पॉइंट कहना चाह रहा हूँ कि भाई छोटा छोटा इम्पैक्ट एक बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करता है। अच्छा, एक सवाल ये भी है कि जिस तरीके से जो है आपने बोला कि आप खुद मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, बहुत सारे जो छोटे बिजनेस हैं, व्यापारी हैं, उनको आप फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश करें, इससे देश की GDP पे क्या फ़र्क पड़ेगा? बिकॉज कोई भी बिजनेस नफ़ा नुकसान के साथ शुरू किया जाता है, उसके लूपहोल्स भी होते हैं, उसके मेरिट्स होते हैं तो डीमेरिट्स भी होते हैं, तो इससे GDP को कितना फ़ायदा? GDP ऑफकोर्स बढ़ेगी इंडिया की। GDP क्या है कि इंडिया में कितना रुपया है, लोग कितना कमा रहे हैं, मतलब आप GDP आप देखेंगे तो कि कितना पर कैपिटा इनकम और GDP ये सब इंटर रिलेटेड है। अगर आज आप बाहर की कंट्री से compete कर पा रहे हैं तो दैट मीन्स के हमारी GDP बढ़ रही है। मेक इन इंडिया से भी यही इफेक्ट आया है। और जितना लोकल सोर्सिंग बढ़ती जाएगी, जैसे पहले कोई चीज़ बन रही थी उसमें अगर 98%, जैसे आज गाड़ियां हैं, ऑटोमोबाइल है, इसमें 98% लोकल सोर्सिंग होने लग गई है। लोकल सोर्सिंग होने का मतलब ये है कि बाकी जो ऑक्सिलरी यूनिट्स हैं उसके आसपास के प्रोडक्ट्स वो इंडिया से ही मिल रहे हैं। वो इंडिया से मिल रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो कमाई इंडिया में आ रही है। GDP का रिलेशन मतलब कमाई से है। अगर कमाई इंडिया में रहेगी तो इंडिया की GDP बढ़ेगी। जैसे कहते हैं ना, पेप्सी कमाता है तो वो बाहर ले जाता है पैसा, मैकडोनल्ड कमा रहा है तो पैसा बाहर ले जा रहा है। अगर कोई इंडियन कमाएगा और उस पैसे को इंडिया में ही रखेगा तो बट ऑब्वियस है इंडिया की GDP बढ़ेगी। तो इसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा पड़ेगा कि अगर मेक इन इंडिया से मैन्युफैक्चरिंग इंडिया की बढ़ती है, एक्सपोर्ट इंडिया का बढ़ता है, इंपोर्ट कम हो जाता है तो GDP बढ़ेगी, और GDP बढ़ेगी तो पैसा इंडिया में रहेगा, सबका फायदा। 2015 से आपने बिजनेस में कदम रखा और आज 2024, ठीक, इतने सालों में क्या लूप होल्स, क्या आपको ऐसा लगा कि जो एक्सपेरिमेंट के थॉट से आपने एंट्री करी, क्योंकि यू आर द यंग जनरेशन एंड यू आर रिप्रेजेंटिंग द यंग जनरेशन इन अदर वे, सो आपको क्या लगता है कि जब से आपने ये एंट्री करी है बिजनेस में, क्या कुछ दिक्कतें आई, क्या कुछ आपने स्ट्रगल्स करे, क्योंकि ये आइडियोलॉजी बहुत बड़ी आइडियोलॉजी जिसको आप लेके चल रहे हैं? मैम बेसिकली जब हम compete नहीं कर पा रहे थे तो एक समय ऐसा था कि आदमी निराश हो जाता है। हम कहीं ना कहीं अपनी फैक्ट्री बंद करने की कगार पे थे कि यार बंद कर देते हैं, मार्जिन आ नहीं रहा, कुछ नहीं। बट जब हमने ये सोचा कि हमें क्यों महंगा पड़ रहा है, जब हम इस क्वेश्चन पे पहुंचे कि कोई दूसरा बना पा रहा है, सस्ता बना पा रहा है, तो हम क्यों नहीं बना पा रहे। हम मशीनें तो स्पेन इससे लिया है, जर्मनी से लिया है, हम चाइना से मशीन लाए, और
मशीन हमारे पास अच्छी है, रॉ मटेरियल हमारे पास अच्छा है, जो कॉस्टिंग हमें आ रही है, जो बिजली दर हमें पड़ रहा है, जो मैन पावर लेबर का रेट हमें पड़ रहा है, वही सामने वाले को पड़ रहा है, तो हम क्यों नहीं compete कर पा रहे? तो इस लूप होल को हमें पता चला कि रॉ मटेरियल प्राइसिंग, जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट थी हमारे को, वो ज़्यादा पड़ रही थी। जब हम उसमें घुसे तो हमने सोचा कि चलो बाहर को, अगर हम मशीन बाहर से लाए हैं, हम दाना भी बाहर से ला के देखते हैं, क्या पता दाना बाहर से सस्ता मिलता हो। जब इसमें गए तो वो पकड़ में आ गई चीज़ के बाहर से हमारे को रॉ मटेरियल सस्ता सोर्स हो पा रहा था। अभी क्या होता था, इंडिया में रॉ मटेरियल आ रहा है, पहले तो मिडल मैन उसमें मार्जिन रख रहा है, और हर किसी का ना ये विजन नहीं था कि मैं दूसरे को भी कुछ लाभ पहुंचाऊं। उसको ये है कि मैं जितना महंगे से महंगा बेच सकता हूँ ना, मैं उतना महंगा बेचूं, मैं मार्जिन ज़्यादा से ज़्यादा रखूं। तो हमने सोचा कि एक इम्पोर्टर माल तो ला रहा है बट वो मार्जिन वो ही रख रहा है। हमारा कहीं ना कहीं ये सोच आई कि भाई हमें, जैसे हमें तकलीफ हो रही है ऐसे हमारे और कितने भाइयों को तकलीफ हो रही होगी, कितने यूनिट्स बंद होने के कगार पे होंगे, इनडायरेक्टली उससे कितना जॉब लॉस होता है। आप समझिए निराशा, एक मैं जिस एज में था उस समय, अगर मैं एक बिजनेस के निराश होकर अगर मैं उसको बंद कर देता तो कहीं ना कहीं फिर मेरा और कुछ करने का मन ना करता शायद। तो जब हमें ये लगा कि हमें लगा जैसे मैं जिस स्टेज पे हूँ ऐसे और भी लोग होंगे, ये सोचते हुए फिर हमने औरों को लाभ पहुंचाने के लिए हम इस स्टेडिंग, मतलब कि भाई सिर्फ हमें फ़ायदा ना हो, हम बाकियों को इसमें आए कि भाई बाकियों को भी हम सस्ता प्रोक्योर करेंगे। सस्ता प्रोक्योर होगा तो भाई वो compete करेंगे, उद्योग बढ़ेगा, जॉब बढ़ेंगे, प्लांट यूनिट्स बढ़ेंगे, मतलब यही हमारा वो। कई लोगों को साथ में लेके चलने का जो आपकी रणनीति है, उसके तहत आपने एप्लीकेशन भी जो है कुछ दिन में आप लॉन्च करने वाले हैं। इस एप्लीकेशन से कितने लोगों को कनेक्ट करने का है आपका विजन? साथ ही साथ क्या टारगेट ऑडियंस आपकी होंगी? मैम मेरी टारगेट ऑडियंस जो भी कोई प्लास्टिक दाने की या तो ट्रेडिंग कर रहा है या मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, मेनली तो मैन्युफैक्चरिंग जो कर रहा है उन तक पहुंचना है। अगर इंडिया में जितनी भी स्टेट्स है, जितने भी इंडस्ट्रियल एरिया है, हम ये चाहते हैं कि हम हर इंडस्ट्रियल एरिया में हर मैन्युफैक्चरर हमें जाने, हमसे मटेरियल ले ना ले। हमारा ना मकसद ये नहीं है कि वो हमसे ही ले, बट वो गलत प्राइस पे ना ले। हमारी एप्लीकेशन पे वो राइट प्राइस चेक कर ले, उस प्राइस पे चाहे वो किसी और से ले ले। हमारा लालच ये नहीं है कि वो हमसे खरीदे, हमारा लालच ये है वो सबसे सस्ता खरीदे, चाहे वो हमसे खरीदे या किसी और से। वो किसी दूसरे पे जाए तो कहे भाई क्रेडको पे तो 100 रुपये किलो का मिल रहा है, तू भी 100 का दे दे। या तो वो 100 का दूसरे से ले लेगा, उसे नहीं मिलेगा तो हमसे ले ले। हम ये चाहते हैं कि हर मैन्युफैक्चरर को सस्ते से सस्ता रॉ मटेरियल मिले, उसको सस्ता रॉ मटेरियल मिलेगा, उसकी फिनिश्ड गुड की कॉस्टिंग सस्ती आएगी, वो उसका फिनिश्ड गुड का प्रोडक्ट सस्ता होगा, वो मार्केट में compete कर पाएगा, अपनी प्रोडक्शन बढ़ा पाएगा, अपनी सेल्स बढ़ा पाएगा। हमारा यही पर्पज़ है कि पूरे इंडिया में हर कोई हमारी कंपनी, हमारे ब्रांड क्रेडको को जाने। मतलब प्लास्टिक का अगर किसी के जहन में एकदम से कोई प्लास्टिक सोचे तो वो क्रेडको सोचे। हमारा मेन पर्पज़ यही है। एंड लास्टली द क्वेश्चन इज कि जो आपने जैसा बताया कि क्रेडको आपका जो एप्लीकेशन है उसकी कॉस्टिंग भी उसको एप्लीकेशन डेवलप कराने में आई होगी, और आप ये भी कह रहे हैं कि जो लोग हैं वो जो है, अगर फॉर एन एग्जांपल कि 100 रुपये का आपसे ले, अगर आपसे नहीं मिल रहा तो कहीं और से ले, तो आप इस विजन के साथ है कि लोगों का भला हो, जो साथ में जो छोटे व्यापारी हैं उनका भला हो। तो आपको नहीं लगता कि एप्लीकेशन के पीछे आपका भी कोई ना कोई एक बेनिफिट या निहित छुपा हुआ है? बेनिफिट तो देखिए हम बिजनेस में हैं, बेनिफिट तो कहीं ना कहीं हमें भी मिलेगा, बट हमारा ओवरऑल, जैसा मैं फिर से दोहराऊंगा कि मेरा ये मकसद नहीं है वो मुझसे ही खरीदे, मेरा मकसद है वो सबसे सस्ता खरीदे। हाँ ज़रूर हमसे खरीदेगा तो कहीं ना कहीं हमें मार्जिन मिलेगा, ऐसी बात नहीं हमें मार्जिन नहीं मिलेगा। बट अगर कोई दूसरा 2 रुपये किलो कमा रहा था तो हो सकता है हम 25 पैसे किलो कमाएंगे हम भी। दी पॉइंट इज दैट कि हमारा मार्जिन कम है, हम लो मार्जिन पे करना चाहते हैं। जैसे आज टाटा ग्रुप है, टाटा ग्रुप ने जूडियो करके अपने कपड़ों के आउटलेट्स खोले। ऐसा नहीं है वो जूडियो समाज सेवा के लिए, जूडियो कमा रहा है बट वो कम कमा रहा है, हम और हम ये चाहते हैं जूडियो के थ्रू मान लो हो सकता है बाकी ब्रांड्स भी डिस्काउंट देने लग जाए, वो भी अपना प्रोडक्ट सस्ता कर दें। तो हमारे थ्रू अगर कोई दूसरा भी अपना सस्ता कर देता है तो फ़ायदा किसको हो रहा है? एंड यूज़र को। आप अगर कोई शर्ट 1000 की खरीद रहे थे और आपने किसी को कहा यार जूडियो तो 700 रुपये की दे रहा है, हो सकता है वो वाला 1000 वाला भी आपको 700 में दे दे। फ़ायदा किसका हुआ? शर्ट बायर का फ़ायदा हुआ। हम ये नहीं चाहते कि कमाओ बट इतना कमाओ कि सामने वाले को भी कमाने का मौका मिले,
या और बढ़ने का मौका मिले। तो ईशान गोयल को आपने सुना और आपने समझने की ये भी पूरी कोशिश करी होगी कि किस तरीके से अपने फैमिली बिजनेस को डेवलप करके, किस तरीके से एप्लीकेशन लॉन्च करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी मदद को कैसे पहुंचाया जा सकता है एक अच्छे विजन के साथ। इसी के साथ मैं आकांक्षा आप सबसे लेती हूँ विदा। मिलेंगे एक नए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और हाँ, कैमरामैन युवराज के साथ मैं आकांक्षा, न्यूज़ 18।